डेली माइनर टेस्ट DMTS 7315C में बच्चों, तो आज टेस्ट दिया होगा आपने। तो फिजिक्स में बेटा ग्रेविटेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस समय देखिए दोनों को मिला के, जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसी तरह से दोनों को मिला के पढ़िए। 2 क्वेश्चन इससे पक्का है, 2 क्वेश्चन इससे बेटा, 4 क्वेश्चन दोनों से मिल जाएंगे। और जो जो चीज़ें दी गई हैं बहुत ही जनरल बातें, छोटी बातें इसमें ध्यान देनी हैं। तो आइए चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ भैया ध्यान देते हैं। करा मास एम स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एम एंड एम माइनस एम। ये बेटा जानते ही होंगे क्लास में कई बार, किसी भी मास को 2 बराबर टुकड़ों में अगर तोड़ा जाए तो उनके बीच क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब स्मॉल एम जो होना चाहिए कैपिटल एम का 1/2 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला 1:2, ठीक है ना। ये तो बताया था ही क्लास में। फिर यहाँ कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 2m m रिस्पेक्टिवली। हाँ कह रहा है कि टाइम बिफोर एनी कोलिजन टेक प्लेस। तो ये एक बात यहाँ ध्यान दो, छोटी सी बात ध्यान देना है कि ये देखो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा F1, और इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह F2 होगा। तो ये बताओ ताकतवर कौन फोर्स होगा। पहली बात तो इनमें मास का प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, दूसरी बात इनके बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, यानी डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 जो है वह कितना होगा, ग्रेटर देन F2। तो m विल मूव टूवर्ड्स क्या, 2m, ये सी वाला होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जब अट्रैक्टिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है बच्चा लोग। तीसरे में देखिए इफ वन मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू मून व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेट। तो देखो बेटा क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसका ग्राफ भी मैं आपको क्लास में प्लॉट कराया हूं और मैंने कहा था भाई इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो जब आप अर्थ से, जैसे अर्थ से जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं आप, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी ज़्यादा है। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से आप जाएंगे वैसे वैसे देखिए ग्रेविटी क्या होगी, घटती जाएगी और इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां 0 इंटेंसिटी होगी, वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0। अब फिर उसके बाद अब मून का क्षेत्र हो जाएगा, भाई मून का क्षेत्र हो जाएगा। तो जब मून का क्षेत्र हो जाएगा तो उसके कारण ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। मून के कारण ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी भाई, वहाँ पे ग्रेविटी 1/6 है, लेकिन जब हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो ये बताइए मून का अब इफेक्ट हो जाएगा, इसका इफेक्ट तो, इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इस मून के प्रभाव के कारण अब ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। इसका ग्राफ भी आप प्लॉट किए हुए हैं, मैंने कहा था SCB वाला क्वेश्चन है और सब जगहों पर आ चुका है, कभी न कभी देखिएगा नीट में भी मिलेगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए नीट में कभी न कभी, और आएगा देखिएगा एकदम निश्चिंत, देखिए एकदम आना ही है। तो इसलिए हाँ, तो यहाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में देखिए, जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में हम चलेंगे हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक घटेगा, यहाँ पे 0 होगा और फिर उसके बाद मून, तो भी तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हाइट बढ़ ही रही है ना। हाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में हाइट बढ़ रही है तो मून पे जाएंगे तो यहाँ पे, तो ये तो वेट ऑफ पर्सन फर्स्ट डिक्रीज विथ हाइट देन इंक्रीज विथ हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसीलिए सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला। A body's mass and radius of Earth each decrease by 50%। मतलब मास भी आधा हो जा रहा है और रेडियस भी आधा हो जा रहा है। तो मास आधा हो के कितना हो जा रहा है, मास m/2 हो जा रहा है, और ग्रेविटी कितना हो जा रहा है, g' ईच डिक्रीज बाई 50, भी g/2 हो जा रहा है। ये बताओ अब इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटी g' इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm/2, और r की जगह सॉरी r है ना, r/2, तो r की जगह r²/4, यानी ये कितना हो जाएगा, 2g हो गया, यानी ग्रेविटी डबल हो गई। अब देख लीजिए कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 कर दीजिए, तो ये करेंगे तो लगभग 100%, यानी इंक्रीज बाई क्या जाएगा, 100% आ जाएगा, इंक्रीज बाई 100%। 5 देख लीजिए, रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg सर्कल द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ एवरेज रेडियस 3r/2। अच्छा एवरेज रेडियस 3r/2 है। Where r is the radius of Earth? Assuming the gravitational pull on the mass of 1 kg on the surface। तो देख लीजिए दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर g = gme/, ठीक है। जब तक वेट नहीं पता चलेगा तब तक नहीं। और ये क्या हो जाएगा, g' = gm अपॉन कितना हो गया, 3r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आइए डिवाइड किया जाए। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज़रा देखिए डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा 4। तो g' इक्वल टू कितना हो जाएगा, g' इक्वल टू 4g/9। तो यानी वेट कितना हो गया, 4g/9। g का मतलब कितना होता है, अर्थ सरफेस का मतलब 10, यानी 40/9 हो गया। ये हो गया ना वेट, 40 क्या हो गया, 9। Assuming the gravitational pull on the mass of 1 kg of Earth surface 10 Newton,
10 न्यूटन से आपको पता चल जाएगा मास कितना है 1 kg, जी कितना है 10, यानी जी की वैल्यू हमने 10 ले लिया। ये देखिए जी की वैल्यू 10 ले लिया, बिना कहे हमने ले लिया, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि आपको वेट बताना है, क्या बताना है, वेट। तो वेट बताने के लिए 200 kg का कितना हो जाएगा वेट, W इक्वल टू एम जी डैश, या एम कितना हो गया 200 और जी डैश कितना हो गया 40/9। तो 40/9 का मतलब 4 दूनी 8, ठीक है, 8000, 8000 को 10 से 800 के आसपास आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 800 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 889 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 889 न्यूटन, ठीक है। तो 800 से ज़्यादा ही आएगा। 5 के बाद 6 देखिए, द हाइट एट विच द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9। तो बेटा ऊंचाई पे जाने पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, ध्यान देना, ऊंचाई पे जाने पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, g डैश इक्वल टू g/1 + h/r का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू रखो जी डैश की वैल्यू है g/9, g/1 + h/r का होल स्क्वायर। ये देखिए जी से जी कट गया, दोनों तरफ क्यूब स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 1/3 इक्वल टू 1/1 + h/r। अब देखिए ये 3 इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 + h/r इक्वल टू 3, या h/r इक्वल टू 2, या h इक्वल टू कितना हो गया 2r। तो 2r है, कोई a वाला है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए 6 का a। 7 द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट h एबव द सरफेस ऑफ इट द सेम एट द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन बोथ g एंड h आर मच स्मॉलर। तो ऊंचाई पे याद रखिए, ऊंचाई पे अगर h बहुत कम होता है, हाँ ऊंचाई पे h बहुत कम होता है तो क्या होता है g1 - 2h/r होता है। गहराई पे क्या होगा, डेप्थ में क्या होगा, g1 - d कितना होता है r होता है। दोनों ग्रेविटी आपस में बराबर होगी, तो आपस में बराबर होगी g, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, तो चलो बराबर कर दो, इक्वल टू g1 - d/r। चलिए बराबर कर दीजिए, बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2h/r, 1 - d/r, r कट गया, d इक्वल टू कितना हो गया 2h। तो d इक्वल टू 2h, d इक्वल टू 2h, हाँ है, सी वाला है, ठीक है ना। तो 7 का सी वाला। 8 चलिए देखिए करा है, आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी वेरी करती है वह इस फार्मूले g इक्वल टू gmr/r³। ये देखिएगा अर्थ के अंदर जैसे इंटेंसिटी नहीं वेरी करती है, g आउट कैसे वेरी करती है, gm/r²। तो याद रखना अर्थ के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और अर्थ के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बच्चों अर्थ के अंदर हो गया, अर्थ के अंदर देखो ये टुटुक और फिर अर्थ के बाहर ये, यानी कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला। 8 के बाद 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बेटा मैंने आपको क्लास में भी बताया है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। एस्केप करने के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब, या आप ये भी कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर, हाँ सॉरी टोटल एनर्जी नहीं, मतलब अर्थ के अंदर सेंटर पे टोटल एनर्जी अगर 0 हो जाए तो बॉडी वहां से एस्केप कर जाएगी। तो ये बताओ अर्थ के सेंटर पे, पहले अर्थ बनाओ, आओ चलो अर्थ बनाओ, ये हो गया अर्थ, ये देखो अर्थ का सेंटर हो गया। तो अर्थ का सेंटर हो गया, तो अर्थ के सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी अर्थ के सेंटर पे 12 mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -3/2 gm बाई कितना r होते हैं। याद रखना अर्थ के सेंटर पे यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बताओ टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए अर्थ के सेंटर पे, 0। टोटल एनर्जी का मतलब 12 mv² -3/2 gm बाई कितना r इक्वल टू क्या हो गया 0, या 12 mv² इक्वल टू 3/2 gm बाई कितना हो गया r। m से m कट गया, ये देखिए m से m कट गया, या इसके वेलोसिटी कितनी हो गई v² इक्वल टू 3 gm बाई कितना हो गया r। gm बाई r को क्या कर सकते हैं, gr कह सकते हैं, या v इक्वल टू √3 gr। इसको फार्मूले के रूप में याद भी की रहिएगा, हाँ ये भी लिस्ट में चल रहा है, कभी ना कभी आएगा, हाँ v इक्वल टू √3 gr। ठीक है ना बच्चा लोग। आइए 9 के बाद 10 चलते हैं।
जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आप लोगों को गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है? याद रखिएगा, यू इक्वल टू बड़े काम का फार्मूला mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। किसी भी ऑब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा एच हाइट की ऑर्बिट में भेजने के लिए जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है डेल्टा यू इक्वल टू कितना होता है? mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। हाँ, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई कितना होता है? आर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh एच कितना है भाई? भाई एच कितना है जरा बताओ, एच कितना है? ऑब्जेक्ट मास m रेज टू सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस, मतलब एच आर है। तो क्या होगा? mgr 1 प्लस आर बाई आर कट गया, या mgr बाई 2 यानी बी वाला होगा। ठीक है ना भाई? 10 का बाद 11 का रहा। टू बॉडी ऑफ मास m 4m placed at the distance, the gravitational potential at the point on the line joining of them। तो याद करो, इसके लिए मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया था बच्चा लोग, याद कर लीजिए। अगर एक m1 मास है, एक m2 मास है, तो जहाँ इनका जीरो इंटेंसिटी है, ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस r है, जीरो इंटेंसिटी आप निकाल लेंगे रूट m1 r अपॉन रूट m1 प्लस m2 यहाँ से, रूट m2 r अपॉन रूट m1 प्लस m2 यहाँ से। तो यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे तो मैंने आपसे कहा था, याद कर लीजिएगा, g बाई आर रूट m1, क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है पूरा, रूट m1 प्लस रूट m2 का होल स्क्वायर। इस पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ जाए तो माइनस g बाई आर रूट m1 कितना है? रूट m1 जो है, ध्यान दीजिएगा, रूट m1 जो है रूट m और रूट m2 जो है रूट 4m का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 और 1 3, 3 का मतलब 9, यानी माइनस 9gm अपॉन आर। तो ये वाला होगा, सॉरी ये वाला होगा सी, 9gm बाई, याद रहे, माइनस जी बाई आर रूट m1 प्लस रूट m2 का होल स्क्वायर। 11 प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड फायर कर रहे हैं भैया, देखिएगा वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ वेलोसिटी के बी, वेयर v is the escape velocity and k is less than 1, if r is the radius of earth, the maximum height to which it will rise measured from the center of earth, maximum कितना हाइट हुआ? तो बेटा मैक्सिमम हाइट टू द विच राइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहले ये बात याद रखिए, मैं आपको क्लास में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया हूँ, एच इक्वल टू क्या याद करिए, वी स्क्वायर आर ई अपॉन, मैंने कहा था वी स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर। अब सेंटर से लेना है, तो सेंटर का मतलब आर ई प्लस एच हो गया, यही हो गया डिस्टेंस। तो आर ई प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर आर ई अपॉन आर ई प्लस, सॉरी पहले आर ई को रख लिया जाए, और प्लस वी स्क्वायर आर ई अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। आर ई को बाहर कर लीजिए, यहाँ एलसीएम आ गया v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ये देखिए कट गया, क्या आ गया? आर ई। इसको फार्मूला भी याद कर सकते हैं आप चाहे तो, मैंने क्लास में बताया था, फिर याद कर सकते हैं कि अगर अर्थ के सेंटर से अगर हाइट निकाली जाए, कितने हाइट तक सेटेलाइट होगा? तो बोलिए मेरे साथ, आर ई वी का स्क्वायर अपॉन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा v इक्वल टू के वी, v इक्वल टू के वी, ठीक है। तो आर ई वी ये तो वही रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल टू क्या है? ध्यान दीजिएगा, v इक्वल टू के वी। तो ये देखिए v का स्क्वायर हो गया, v इक्वल टू क्या हो गया? के स्क्वायर v का स्क्वायर। चलिए भाई के वी हो गया, एक कॉमन कर लिया, और आर ई अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस के का स्क्वायर। आर ई अपॉन 1 माइनस के का स्क्वायर, मतलब बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। तो 12 का भी देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर 13, 2 cars of masses m1 m2 are moving in the circle of radii r1 r2, their speed is such that they make complete circle in the same time, the ratio of their centripetal acceleration। तो देखिए भैया सेंटीपीटल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, सेंटीपीटल एक्सीलरेशन यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। टाइम दोनों का सेम है, ये देखिए टाइम दोनों का सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, टाइम सेम है तो ओमेगा सेम होगा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 r1 अपॉन r2, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सैटेलाइट गोज एलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ सैटेलाइट, हाँ, एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग
एरिया ऑफ स्विफ्ट, देखो एरिया ऑफ स्विफ्ट क्या होता है, डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, यल बाई टू एम। और यल आप जानते होंगे क्या होता है, यल एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का शॉर्टकट फार्मूला भी बताए हैं, एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का एम वी आर। एम वी आर होता है, एम वी आर का मतलब यम अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, जी एम आर होता है अपॉन 2m, ये m से m कट गया। अब देखिए डी ए बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर होगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर होगा। 14 के बाद 15, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m गोज अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस r। हाँ ध्यान दीजिएगा, 2 पार्टिकल हैं, हाँ भाई 2 पार्टिकल हैं, ये देखिएगा ये इस तरह से है, सर्कुलर ऑर्बिट है। हाँ एक मान लीजिए एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये देखिए आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे, आर रेडियस के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। तो इनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv² बाई आर, वह इनके ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन, याद रखना आर 2r होगा, 2r का मतलब 4r का स्क्वायर। तो इनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है भाई वह ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो ये बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कितना, mv² बाई आर इक्वल टू gm² अपॉन कितना, 4r²। या देखिए mv² बाई आर इक्वल टू gm² अपॉन 4r²। ये देखिए एक r से एक r कटा, v इक्वल टू अंडर रूट gm बाई कितना हो गया, 4r। तो gm बाई 4r का मतलब b हो गया, क्या हो गया, 15 का b। 16 का सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ क्लास में बताया ही भैया कि याद रखिएगा, हाँ ये सब कई बार हो जा रहा है, वहाँ सुनो यहाँ सुनो, एकदम याद हो जाएगा यार, हाँ जुट्ठा में तुम लोग परेशान हो। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर क्या हमने बोला था, n, तो मैंने कहा था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर n प्लस 1/2। और ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो क्या बोला था, 1 अपॉन रूट में r टू पावर n-1। तो ये वाला होगा ए। 17 क्या है भैया, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of planet of mass m and radius r circular orbit of altitude of 2r। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला भी बताया था कि याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से h हाइट तक आप भेज रहे हैं, h हाइट तक भेज रहे हैं, तो हमने कहा था कि h हाइट तक अगर भेज रहे हैं तो वर्क डन के लिए याद रखना क्या, gm अपॉन आर ई माइनस gm अपॉन आर ई प्लस h, याद रखना। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, अगर h हाइट के ऑर्बिट में भेज रहे हो, ऐसे ऑर्बिट में, तो वहाँ पे वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा उसको याद रखना, gm अपॉन आर ई माइनस gm अपॉन 2r प्लस h। ये देखिएगा ये सब हम आपको बता दिए हैं क्लास में, सबका शॉर्टकट हमने कहा है, बस इसमें रखो तुरंत, सब इसका एक्सप्लेन मैंने किया ही है, रखो सब आ जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड 2r हो जाएगा। तो h अगर 2r हो जाएगा तो आर ई और 2r 3r, 3 2 जा कितना 6, मानी 5/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/6 gm/r। देखो आना बन गया। ये बताओ ये कहाँ के लिए फार्मूला है, h हाइट तक, और ये वाला फार्मूला कहाँ है, h हाइट के ऑर्बिट तक है। ये देखिएगा h हाइट के ऑर्बिट तक है, ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। 17 के बाद 18, सैटेलाइट ऑफ मास ms रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस rs अराउंड द अर्थ हैज टोटल एनर्जी E। तो ये बताइए सैटेलाइट का सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम, देखिए सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम, सैटेलाइट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है भाई, 1 मिनट आ रहे हैं भाई, सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है m अंडर रूट, हाँ m अंडर रूट क्या होता है, हाँ gmr होता है। और टोटल एनर्जी कितनी होती है, -12 टोटल एनर्जी, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी, टोटल एनर्जी कितना होता है -12 gm, m बाई कितना होता है r। तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, l² m² gmr। तो gm की जगह आप क्या लिख सकते हैं, gm की जगह लिख सकते हैं, ये देखिए gm की जगह ये क्या हो जाएगा, -12, मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, l² एक m कट जाएगा और m एक कट जाएगा, m कट जाएगा, और ये देखिए r का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से l निकाल सकते हैं, l निकालेंगे तो क्या होगा, l इक्वल टू अंडर रूट
इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 2m r² और e हो जाएगा, है कोई 2m r² e, यानी सी वाला है। छोटा छोटा क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन का रहा, मैच द टर्म रिलेटेड टू ग्रेविटेशन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। हाँ, गिवन कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होगा, -gm/r, तो a का 2 हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस gm/R, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ -3/2 gm/r, ठीक है। तो इसका ये b वाला हो गया, ठीक है ना, b। फिर 19 के बाद 20 देखिए क्या कर रहा है, द कर्व फॉर ए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या कर रहा है, कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम आर शोन इन द फिगर। एट व्हाट पॉइंट द सिस्टम विल बी बाउंड, एट पॉइंट व्हाट पॉइंट द सिस्टम विल बाउंड। अच्छा, कहाँ तक बाउंड होगा, बाउंड का मतलब कहाँ तक टोटल एनर्जी निगेटिव है, टोटल एनर्जी निगेटिव है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी तो पूरी निगेटिव होती है, ए पे भी बाउंड होगी। जब ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करोगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। फिर यहाँ भी बाउंड होगा, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में करेंगे तो ये भी बाउंड होगा। ये सी पॉइंट भी इनके और इनके बीच में करेंगे तो बाउंड होगा। तो एट पॉइंट ABC बाउंड का मतलब कहाँ पे निगेटिव होगा, तो इसके बीच में कहीं भी करेंगे ग्राफ में ये पूरा सब, यानी टोटल एनर्जी जो होता है वह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, वह निगेटिव होता है, उसका मतलब हर पॉइंट पे बाउंड होगा ABC। तो एट पॉइंट ABC। 21 का रहा, एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन एबव द अर्थ एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। सही बात है, एक्सपीरियंस करते हैं, वेटलेसनेस होता ही है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो सही बात है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एकदम सही है। हाँ भैया, हाँ मतलब वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है, मतलब ग्रेविटी 0 होती है, स्टेट ऑफ फ्री फॉल होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ। नहीं भैया, केपलर्स लॉ कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मतलब न्यूटन्स लॉ के महत्व को नहीं बताते हैं। केपलर लॉ तो न्यूटन्स लॉ क्या बताता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है। केपलर्स लॉ में देखिए कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। हाँ, तीसरा लॉ का जो डेरिवेशन होता है वह न्यूटन लॉ से होता है। हाँ, तीसरे लॉ का जो डेरिवेशन किया गया, तो देखते हैं पहले क्या पढ़ते हैं। केपलर्स लॉ कैन बी डिराइव बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ। हाँ, मतलब इसका जो होता है थर्ड लॉ जो होता है, हाँ वह आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ से क्या है, मतलब न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से डिराइव है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू। अब देख लो कैसे डिराइव है, और देखो, नहीं तो कहोगे कि सेकंड वाले को भी गलत करिए। तो देखो कैसे है, सन के चारों तरफ अगर प्लेनेट घूम रहे हैं तो ये बताओ क्या होगा, Gm/r²। ये किसके इक्वल होगा, mr⍵² के, m कट गया, Gm/r³ हो गया। ओमेगा कितना हो गया, 4π² तो देख लीजिए t² इक्वल टू क्या हो गया, t² 4π² Gm/r³। तो देखिए सब कांस्टेंट हैं, इसका मतलब t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3, तो है ना। तो इसीलिए फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है, डी 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 डी, ठीक है। 22 के बाद 23 पे चलते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, इफ अर्थ वेयर ए हॉलो स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम सही कह रहा है। हाँ, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इनसाइड द स्फीयर इज 0। अरे भाई, जब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा तो फोर्स कितना होता है, माई। जब इंटेंसिटी 0 हो गई तो फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी 23 का ए। चलो 24 चलते हैं। क्या कर रहा है, 2 स्मॉल सैटेलाइट हैं, मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, कहा जा रहा है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू। तो भैया आप देखिए यहाँ पे केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2। परसेंटेज एरर के कॉन्सेप्ट का यूज करिए, डेल्टा टी अपॉन टी 3/2 डेल्टा आर अपॉन आर। क्या फाइंड करना है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 3/2 टी डेल्टा आर अपॉन आर। तो बोलो कौन सा सही है,
अरे भैया कौन सा सही है, पहला वाला ही सही लग रहा, हाँ ये वाला ही 24 का है। 25 का रहा है, एक रिंग दी गई है, देखिए क्या दिया गया है, हाँ एक रिंग दिया गया है और हैविंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, देखिए नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग इज, हम कहाँ से ए से बी तक ला रहे हैं, तो हम पहले ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दें। जीएम क्या होगा, जीएम ए पॉइंट पे पोटेंशियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, यानी r√2 हो गया। बी पॉइंट पे निकालते हैं, माइनस जीएम अपॉन r√5 हो जाएगा, r√5 हो जाएगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट के केस में बताइए, तो याद रखिएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, हाँ तो इसीलिए अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 1/√2 तो देख लीजिएगा आप कौन सा आंसर होगा खुद बता सकते हैं, ये वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये वैल्यू निगेटिव होगा। बी और सी में कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो याद रखिएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है, तो ये वर्क जो होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, W इक्वल टू एम, अब VA माइनस VB करेंगे ना, VB माइनस बी आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, VB माइनस बी, बस आ गया, VB माइनस VA कर देंगे तो ये B वाला आ जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, GMM नॉट R। 26 क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, चलिए U इक्वल टू दिया है, देखना ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, U इक्वल टू कितना दे दिया, 2r3। इफ द बॉडी मूविंग इन सर, तो U इक्वल टू दिया, तो सबसे पहले फोर्स निकाल दो, फोर्स क्या होता है, मॉड वैल्यू du/dr, क्यों भैया, तो क्या हो जाएगा 6r। अब ये फोर्स किसके इक्वल होगा, mv²/r के इक्वल होगा, mv²/r कितना होता है, ये देखिए mv² कितना हो गया, 6r² होता है, क्यों भैया 6r² हो गया। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ये डिफरेंशिएशन ही गड़बड़ हो गया, हाँ। अब हाफ कितना होता है, हाफ mv², 3r³ हो गया, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, तो बताइए टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है KE प्लस PE, तो बोलिए KE कितना हो जाएगा, KE 3r³, P कितना हो जाएगा 2r³, यानी 5r³, R की वैल्यू है कितनी 5, 5 25 125, 125 25 625, 625 जूल, 625 जूल, ठीक है। 27 देखिए क्या कहा जा रहा है, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m एंड इक्विडिस्टेंस, ठीक है। कहा जा रहा है कि स्पीड बताओ, क्लास में बताया ही था ये सब क्वेश्चन, हाँ ये देखो ये क्या भैया इक्विडिस्टेंस है, तो किसी एक पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दो, पहले ये देखो इनका रेडियस कितना होगा r और ये डिस्टेंस कितनी होगी √2r, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो किसी एक पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स को, हाँ उसको क्या कर दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दो, क्यों ये होता है, तो पहले किसी एक पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, किसी एक पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए क्या होगा, ये देखिए कौन कौन फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या लगेंगे gm² अपॉन कितना 2r²√2 प्लस ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2r, यानी gm² अपॉन 2r का मतलब 4r², ठीक है। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपस में बराबर कर दीजिए, यहाँ से gm² अपॉन 4r² बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा 2√2 + 1, इसको किसके बराबर कर दीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, एम से एम कट गया, ये क्या आ गया भैया, ये देखिए यही गलत हो जाता है, gm² है, ठीक है। जल्दी जल्दी चक्कर में, हाँ v इक्वल टू
रूट में क्या हो गया, देखिए v इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, gm अपॉन 4r 2√2+1। v इक्वल टू रूट में gm अपॉन 4r 2√2+1 है। कोई ऑप्शन एकदम होगा, काहे नहीं होगा। हाँ डी वाला है, 27 का डी हो जाएगा। चलिए 28 देखिए क्या कर रहा है, 2 सैटेलाइट आर फॉलोइंग वन अनदर इन द सेम ऑर्बिट। इफ वन सैटेलाइट ट्राई टू कैच अनदर देन इट कैन बी डन बाई इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। बेटा ज्यों इंक्रीज करेगा स्पीड त्यों ऑर्बिट बदल जाएगी। हाँ ज्यों वो इंक्रीज करके सोचेगा दौड़ा के पकड़ लें उसी ऑर्बिट में, त्यों ये देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ज्यों स्पीड बढ़ाएगा त्यों ऑर्बिट कम हो जाएगी। तो कभी ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत। द एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम सर्कुलर ऑर्बिट, सही बात है, ये सही कह रहा है। इसका मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड क्या है, सॉरी फर्स्ट गलत है, सेकंड ट्रू है। ठीक है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट फोटॉन्स ऑफ हाईएस्ट। तो ये इसके लिए आप सारे ट्रांजिशन में जरा याद कर लीजिए। ये देखिए कम से कम 6 तक तो याद किए रहिए, 6 से ज़्यादा नहीं जरूरी है, 6 तक बहुत है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। पहले वाले में चिल्ला के बोलिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले में बोलिए -3 पॉइंट, इसमें बोलिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें बोलिए 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें बोलिए नहीं 0.85 8 पॉइंट, इसमें बोलिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें बोलिए -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, एकदम सही है। अब कह रहा किसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका मतलब ये देखिए ट्रांजिशन में मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आ रहा है, हायर से लोअर, तो ये तो होगा नहीं। पहले इसको तो हटा ही दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, क्या हटा दो, ये हटा दो, दोनों जब आएगा तो हायर से। 6 से जरा 2 देखो, 6 से 2 तो 3.4 में से 0.37 जाएगा तो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप जानते हैं कि डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यही दिया है तो यहाँ बी नहीं है। ये देखो 2 से 1, 2 से 1 में देख रहे हो कितना एनर्जी डिफरेंस 10.2 का आ रहा है, तो इसीलिए सी वाला सही है। कौन सा सही है, 30। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो कर ही लोगे, 30 का -1। टेकिंग द बोर रेडियस इतना, द रेडियस ऑफ Li प्लस, देखिएगा भैया Li प्लस का बताना है इन ग्राउंड स्टैंड। तो भैया आप जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। वो रेडियस 53 पिकोमीटर। अब यहाँ देखिए Z, इसका एटॉमिक नंबर कितना गुना हो जाएगा, आप खुद बताइए। एटॉमिक नंबर n²/z। लिथियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, फिर कह रहा है विल बी आयन इज ग्राउंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल विल टेकिंग द बोर रेडियस एज A0 53 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ Li2 प्लस। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब कितना हो गया, 1 ही हो गया। अरे वो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। इसमें A0 की वैल्यू दी ही गई है तो क्या आ जाएगा, Cp 18 हो गया। ठीक है, इन हाइपोथेटिकल बोर हाइड्रोजन एटम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल द एनर्जी। तो ये देखिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, तो अगर मास डबल होगा, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई हाइपोथेटिकल मतलब डबल इलेक्ट्रॉन मास का आ गया, तो 13.6 × 2, तो ये हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। और रेडियस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, R0 = A0/2। तो पहला ऑप्शन हो गया। 33 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन, तो भैया क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ये एक मिनट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, R घट रहा है, देखना हायर से लोअर में आ रहा है, तो R घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ए वाला है, देखना हमने क्लास में लिखवाया था R इंक्रीज, कई लोग उल्टा मारे होंगे। R इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा, लेकिन जब हायर से लोअर में आ रहा है तो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा,
तो जब डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। देख लीजिए 34 क्वेश्चन में आ जाइए। द गिवन डायग्राम इंडिकेट द एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 2e लेवल टू e। हाँ 2e से कहाँ आ रहा है, e आ रहा है। देखिए 2e से कहाँ आ रहा है, e। फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इमिटेड, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन 4e टू e। तो देख लीजिए 2e से e आ रहा है तो कितना एनर्जी डिफरेंस है, देख लो 2e से e तो कितना एनर्जी डिफरेंस है, 2e से e है तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, 2e में से e गया, 2e में से e गया, 2e माइनस e hc अपॉन लेमडा। अब कह रहा कहाँ से कहाँ तक, 4e/3 से e, तो 4/3e माइनस e hc बाई लेमडा 2। दोनों को दे भाग, hc कट गया, 1/3 आया तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लेमडा। ठीक है भाई। 35 क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना कभी न कभी नीट में जरूर आएगा। इन हाइड्रोजन लाइक एटम ट्रांजिशन n-1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, h न्यू इक्वल टू e2 माइनस e1, यानी h न्यू इक्वल टू r h c z स्क्वायर 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। क्यों भैया, सही है ना। अब तनी एलसीएम ले लीजिए आप लोग, ये सब कट्टम कुट्टम छोड़िए, खाली न्यू और उसमें देखिए रिलेशन। हाँ ये देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर और ये देखिए n स्क्वायर, देखिए n स्क्वायर बचेगा माइनस n स्क्वायर, आई -1 बचेगा और ये क्या बचेगा भैया, हाँ कौन, n बड़ा है 1 से, n बड़ा है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए -1 बचेगा और क्या होगा, n स्क्वायर, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, सही लिया है, n-1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर, n-1 कटा n स्क्वायर आया, n स्क्वायर से n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर -1, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और +2n। ठीक है, सही है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ये देखो 2n + 1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर। ध्यान देना ये 1 काफ़ी कम है तो 1 को यहाँ से निगलेक्ट करेंगे, ये वाला इग्नेक्ट और ये वाला 1 निगलेक्ट हो गया, तो बोलो क्या बचा, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n, ये n स्क्वायर, एक पावर कट गया, n क्यूब बचा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी, ध्यान देना भैया, n को 1 से ज़्यादा दिया है तो 1 को हम इग्नोर करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो जा रहा है। 36 हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट 4 करा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फार्मूला आपके पास है ही, बोलिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फार्मूला आपके पास क्या है, n इक्वल टू n-1/2, 4 माइनस 1/2, यानी 6 स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। कितनी बनेगी, 6 स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। कितनी बनेगी, 6। 37 का रहा, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन इज बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रम लाइन इन बामर सीरीज ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम। तो पहले हम बामर को बना लें, बामर में 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट लाइन बामर की कहाँ से आएगी, ये देखिएगा 3 से 2 आएगी। हाँ क्या कर रहा है, द फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन इन द बामर, सेकंड स्पेक्ट्रम लाइन बामर की कहाँ से आएगी, ये 4 से 2 में आएगी। तो देख लीजिए पहले वेवलेंथ कितना है, 1/6 बेटा है ना, इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर है। अब क्या कर रहा है, सेकंड बामर लाइन यही न हो गई, 4 से कहाँ आई, 2 आई, तो 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब भाई जानते ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हैं, आप लोग करेंगे, तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिएगा, ए वाला आएगा, क्या आएगा, ए। 38 का रहा है, सम एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल शोन इन द रेशियो ऑफ λ1/λ2। तो वही वाला क्वेश्चन है जी, हाँ उसी तरह का है। एक मिनट, तो क्या कहा जा रहा है
रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ आर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज गिवन बाई, तो क्या कहा जा रहा है बेटा, पहले आप इससे इसमें आ जाइए, इससे इसमें आ जाएंगे तो 4/3 में से ई जाएगा तो कितना होगा, 4/3 में से ई जाए 1/3 ई एच सी बाई लैम्डा 2। फिर देखिए, फिर इसमें से इसमें आ जाएं तो ई इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा 1। चलिए घटाइए पटाइए, तो एच सी कट गया, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आ गया, और कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा 1/3, सॉरी सी। ठीक है भाई, देखिए एनर्जी डिफरेंस इसका लिया और फिर इसका एनर्जी डिफरेंस लिया, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ही फोटान की एनर्जी के बराबर होता है, बस हो गया। 38 के बाद 39, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन Li2 प्लस फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, एक मिनट, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो जेड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कहाँ से, फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट, फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट है, तो बोर ऑर्बिट है तो कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ एक्साइटेड, हाँ ठीक है, अब यहाँ से निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -13.6 इंटू 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अरे भैया कहीं गड़बड़ हो गया क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन Li2 प्लस फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट कह रहा है क्या, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, ये देखिए ऑर्बिट कह रहा है कि थर्ड एक्साइटेशन, तो इसका मतलब यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 रखना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, तो ये देखिए, अरे सब यही सब होता है, कभी कभी गड़बड़ कर देता है, अरे फिर से देखते हैं, ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट, इसका मतलब N1 इक्वल टू हमको एक्साइटेशन स्टेट लेके चलना पड़ेगा 2, और N2 इक्वल टू हमको 4 लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आएगा। अब एनर्जी क्या होता है, -13.6 इंटू एन स्क्वायर, लिथियम का 3 होता है क्या भाई, नहीं फिर गड़बड़ हो रहा है, अरे भाई, अरे लिथियम का 3 होता है ना, देखिए सही थे हम, अरे यही कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू सही है, वही करा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, हाँ 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, सही है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 40 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, कभी ना कभी जरूर आएगा। अब जब भी पेपर टफ करना होगा तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि भैया पोटेंशियल ये है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू इक्वल टू EV0 ln R/R0, इसका डिफरेंशिएट कर दें फिर इक्वल टू -du/dr, मॉड वैल्यू में डिफरेंशिएट करें EV0, ठीक है EV0, और इसका डिफरेंशिएशन लॉ 1/R/R0, हाँ मतलब 1/R, देखिएगा 1/R आएगा फोर्स में, देख लीजिएगा, एज्यूमिंग बोर मॉडल विथ R आया, ये देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1 क्या होता है, x होता है। अब फिर इसका जब हम दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये सब कट EV कितना आ जाएगा R, EV/R। अब ये कह रहा है एज्यूमिंग विथ वेरिएशन ऑफ Rn, तो अब इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर करेंगे mv²/r, mv²/r क्या हो जाएगा, ये देखिए mv²/r इक्वल टू EV0 कितना हो गया R। इसका मतलब वेलोसिटी जो हो गई वह क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, किससे, n से, वेलोसिटी n पे डिपेंडेंट नहीं कर रही है। तो अब आपके पास क्या फार्मूला है,
mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 मतलब ये देखिए, ये आपका रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, रेडियस कट गया। अरे भाई, जो फोर्स होगा वही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो यहां से देखिए VR से कैंसिल हो गया, VR से क्या है, तो इसका मतलब रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये हो गया, ठीक है ना भाई। 40 के बाद 41 चलते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इतना एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन इन द ग्राउंड स्टेट इज, अच्छा ग्राउंड स्टेट से चाहिए एनर्जी नीड करने के लिए, एनर्जी नीडेड टू रिमूव। तो पहले देख लीजिए कौन एटम है, ये तो हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो पहले ये निकालो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 40.8, तो पहले जेड निकाल लो। हाँ मतलब पहले क्या करिए, डेल्टा ई इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। इससे जेड निकाल दीजिए। अब जब जेड निकल जाएगा तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी हो जाएगी, इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, n²। ग्राउंड स्टेट में रख दीजिएगा, जेड की वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा, तो ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, ये देख लीजिएगा, ए वाला दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा, ठीक है ना। 42 बोर हैड टू पोस्टुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट, सही बात है। बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो एकदम सही कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही बात है कि अगर वह उनकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या कह रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ आपको मान के चलना पड़ेगा ऑल मूविंग, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मतलब वही उसी की बात कर रहा है। मतलब जब बोर के लिए बात कर रहा है तो सीधा हम थोड़े मानेंगे, सर्कुलर ही मान के चलेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे उनकी वेलोसिटी बदलेगी, तो एनर्जी को क्या है, रेडिएट करेंगे। तो इसी चीज़ को समझा नहीं पाए, तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन सेकंड वाला पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 43 देख लीजिए, द डिफरेंट लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम लाइमन बामर एटॉमिक हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट एटम। आप जानते हैं किसी गैस में भी, हाइड्रोजन के गैस में बहुत सारे एटम होते हैं, तो ठीक है, उन एटम के कारण भी होता है, मेन ट्रांजिशन के कारण होता है। हाँ, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, जिस लोअर एनर्जी लेवल में आता है उसके कारण, तो लगभग सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। द सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम, सही बात है, कोई भी हाइड्रोजन गैस है उसमें असंख्य एटम होंगे, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो लाइमन बामर ये सब बनता है वह ट्रांजिशन के कारण बनता है। हाँ, ट्रांजिशन के कारण बनता है, ठीक है ना। तो एक तो डिफरेंट एटम के कारण सही है, हाँ, पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। अब देखिए 44 क्या है, बामर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन, सही बात है। जब यहाँ आप n की जगह 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे तो लगभग ये 4000 एंगस्ट्रॉम के पास आएगा। आप जानते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल रीजन होता है। हाँ, तो एकदम सही कह रहा है, फर्स्ट भी कह रहा है, सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, यानी ए वाला सही होगा। 45 कह रहा है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फाउंड इतना, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम इज, हाँ इतना 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। हाँ, डबली आयोनाइज्ड लिथियम इज, सही है, हाँ होगा ही। इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर क्या कर रहा है, एनर्जी इन द nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी सही है। अब देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है, क्या लेना है, तो ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए केवल बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, यही अगर लिख दिया होता बिकॉज एनर्जी n इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिख दिया होता तो फर्स्ट भी सही रहता, सेकंड भी सही रहता, सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहता, तो इसीलिए आपका 45 का ए। 46 क्या कर रहा है, द सीरीज लिमिट का मतलब लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज का ये देखिए सीरीज लिमिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइमन हो गया, ये बामर हो गया, ये पश्चन हो गया, लाइमन बामर पश्चन ब्रैकेट, ये क्या हो गया, फुंड हो गया। सीरीज लिमिट लाइमन का क्या होता है, n1 1 n2 इन्फिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है ये देखिएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू
यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 का स्क्वायर। और फुंड का क्या हो जाएगा, फुंड का 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 का मतलब n1 इक्वल टू 5, n2 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यू डैश, ठीक है, 1/25 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू एल बाई कितना हो जाएगा, 25। 47। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो भैया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल और थीटा में क्या रिलेशन होता है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1 अपॉन n2 इक्वल टू क्या होगा, साइन पे 4 थीटा 1/2। ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, साइन पे 4 साइन थीटा 2/2 साइन पे 4 थीटा 1 बाई कितना 2। तो ध्यान दीजिए पहले कंडीशन में 90 है साइन 45 डिग्री और दूसरे कंडीशन में क्या है 30 होगा 60/2। अब इसको रख देंगे तो 4 टाइम्स का रिलेशन आएगा, यानी बी वाला आ जाएगा। कौन सा सही है, बी वाला। 48 एनर्जी लेवल दिया है, यहाँ पे देख लीजिए एनर्जी लेवल दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी और ए में दिया है। तो बोलिए सी और ए में कितना हो जाएगा, ई सी माइनस ई ए, ई बी जोड़ दीजिए और ई बी घटा दीजिए। देखिए ए बी जोड़ दीजिए, ई बी घटा दीजिए। चलिए जोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा, एच न्यू 3। ये ई सी में से ई बी कितना जा रहा है, एच न्यू 1। ई बी में से ये जो आ रहा है वह कितना है, एच न्यू 2। चलिए एच कॉमन होके कट गया, सी बाई लेमडा 3, सी बाई लेमडा 1, सी बाई लेमडा 2, या लेमडा 3 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो कौन सा है, पी। 48 के बाद 49 देखिए, हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, लिथियम के लिए ऑल 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से 1 में आ रहा है, वेवलेंथ ये है, तो इसका मतलब सब 1 से 2 आ रहा है। ट्रांजिशन सेम है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ट्रांजिशन सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो इसका मतलब लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, कैसे 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये देखिए ये कांस्टेंट है, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर है। देखिए लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर, देखिए लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो अब देख लीजिए पहला क्या होगा, लेमडा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, दूसरा क्या होगा लेमडा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका भी 1 है, तीसरा क्या होगा लेमडा 3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर 4, लेमडा 4 क्या होगा, ये देखिए लेमडा 4 क्या हो जाएगा, ये 3 1/3 3 जा 9। बस कोई दिक्कत नहीं है, इनको रिलेशन करेंगे तो क्या कितने टाइम का रिलेशन आएगा, ये देखिए लेमडा 1 और लेमडा 4 में, फिर इनसे रिलेशन ले लीजिए लेमडा 1 लेमडा 2, ये ध्यान दीजिए लेमडा 1 लेमडा 2 आपस में बराबर रहेंगे। और ये कई ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ है जेड में टेंशन ले रहे हैं, देखिए दोनों आपस में बराबर रहेंगे, इसीलिए सी वाले को टिक कर दीजिए, 49 का सी। 50 क्या कर रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल पार्टिकल मूव कर रहा है आर एन में कैसा रिलेशन होगा। तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने पे बोलिए फोर्स मिलेगा। चलिए डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। या देखिए एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम कटा, या वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बताइए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो v की जगह आप r रखेंगे, यानी r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n
या आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट एन। तो रूट एन का मतलब क्या हो गया, ए। ठीक है भैया, तो इस तरह से ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, देख रहे हो बच्चों। तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। टेस्ट दीजिए, खूब टेस्ट दीजिए, मन से टेस्ट दीजिए। हाँ, पेपर अच्छा करिए, जितना अच्छा करेंगे बेटा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो मन से खूब पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। भाई पीडीएफ सोल्यूशन भी जा रहा है, वीडियो सोल्यूशन भी जा रहा है। भाई मेहनत करिए। देखिए भैया, जैसे मेरा काम है ये करना, वैसा ही आपका भी काम है पढ़ना। पढ़िए। जब देखिए हम दोनों लोग मिलेंगे, भाई टीचर और स्टूडेंट दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तभी बेटा क्या है, सिलेक्शन होगा। तभी आप इस पेपर में, इस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। तो बेटा जितना हो सके खूब मेहनत करो। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता है, सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब कर्म। तो हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, दिशा हम लोग की गलत नहीं है। मान लो बात, विश्वास मेरी मान लो कि दिशा हम लोग की गलत नहीं है, हम लोग सही दिशा में हैं। ये सारे बच्चे उसको फॉलो करके सिद्ध कर चुके हैं। तो बेटा ये सही दिशा है, सही डायरेक्शन में है, हम लोग चल रहे हैं। बस अब हम लोगों को क्या है, ऐसे ही टेस्ट, ऐसे ही क्लास लेक्चर सही से करना है, ताकि हम लोग एक इतिहास रच सकें, रैंक दे सकें, बेस्ट रैंक दे सकें, और दिल्ली एम्स तक का सफ़र क्या है पढ़ने के लिए तय कर सकें। और ये जरूर सत्य होगा बेटा, बस मेहनत करते रहो। जिनके भी कम नंबर आए हैं घबराएं मत, मेहनत करते रहेंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सही दिशा में किए हुए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बेटा, याद रखना। कोई विकल्प है ही नहीं सही दिशा में, और हम लोग सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, ये मैं खुद बता रहा हूँ। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए बेटा। अगले टेस्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।